स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चल, सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग का कोर्स देख रहे थे, उसके अंदर हमारा जो यूनिट है जेनेटिक्स, लास्ट टॉपिक, इस कोर्स का लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास में मैंने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक सिर्फ हेडिंग लिखाई थी, समझा दिया था थोड़ा बहुत, पर बताया नहीं था। देखो, जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले, पहले आप उसे ध्यान से सुनो। भले आप इस लेक्चर में कुछ भी मत लिख के जाना, पर ध्यान से सुनो इसको। चलो मैं एक बार हेडिंग डाल देती हूँ, क्या देख रहे हैं, सो डैट आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और उसी के ही लिंक्ड अप में लैक ऑपेरॉन मॉडल। ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, उस पे बेस्ड किसका काम होगा? लैक ऑपेरॉन मॉडल का। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी में क्या है? हमारी बॉडी पूरी सेलुलर और जेनेटिक पूल की है, पूरी सेलुलर और जेनेटिक पूल की है। अब आप एक काम करो, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। ये सारी चीज़ें कहीं बाहर में पहले आप देखो। जो भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है या उससे रिलेटेड लैक ऑपेरॉन मॉडल है, उसका किस तरीके से आप मतलब समझ सकते हो। देखो, डायरेक्ट मत समझो, पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो कि सबके घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं। अब आपके न्यूज़पेपर्स में क्या है? सारी चीज़ें रहती हैं। उसमें एक पेज आपका पॉलिटिक्स का होगा, एक स्पोर्ट्स का होगा, एक एंटरटेनमेंट का होगा, मतलब अलग अलग पेजेस अलग अलग हैं। अब ये एक ही न्यूज़पेपर क्या है, आपके घर में सब लोग पढ़ते हैं, आपकी मदर भी पढ़ती है, फादर भी पढ़ते हैं, ग्रैंड फादर भी पढ़ते हैं, ग्रैंड मदर भी पढ़ते हैं, आपके भाई भाभी भैया आप भी पढ़ते हो। अब सबका क्या है? इंटरेस्ट न्यूज़पेपर में अलग अलग है। आपकी मम्मी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देख लेती है या कोई रेसिपी वाली चीज़ देख लेती है। आपके पापा का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में ज़्यादा है, वो शेयर वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। भाई का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है, वो पूरा स्पोर्ट्स का एक कॉलम देखता है। और आपकी सिस्टर है, बहुत छोटी, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो रैंडमली कुछ भी देख लेती है। ग्रैंड मदर को वो जो कुछ क्वेश्चन पजलिंग सॉल्व आते हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट है। आपके भाई को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिक्स का पेज पढ़ लेता है। तो मान लो कि आपका जो न्यूज़पेपर है वो एक पूरा जीन है, वो एक पूरा जीन है जिसके ऊपर कोडिंग्स लिखी हुई हैं, और आप अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट चुन लेते हो। तो उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी है, अगर किडनी को रेगुलेट करना है तो उसके लिए अलग जीन है, आपके हार्ट को रेगुलेट करना है तो अलग जीन है, नेफ्रॉन्स को रेगुलेट करना है तो अलग जीन है, न्यूरॉन्स को रेगुलेट करना है तो अलग जीन है, मसल को रेगुलेट करना है तो अलग जीन है, स्किन के कलर को रेगुलेट करना है तो अलग जीन है, हेयर कलर के लिए अलग जीन है, आई कलर के, हर चीज़ के लिए क्या है? अलग अलग जीन है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब मेरी बॉडी में जेनेटिक मेकअप बनता है तो जेनेटिक मेकअप कभी भी एक जैसा तो नहीं होता। अगर न्यूरॉन का है तो न्यूरॉन का अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है विच इज़ रेगुलेटेड बाय सम अदर जीन, नेफ्रॉन का अपना है रेगुलेटेड बाय अदर जीन, स्किन के सेल्स का रेगुलेटेड बाय अदर जीन। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो भी कोई अदर जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ले देखिए, मतलब क्या है कि जब भी आपका जीन एक्सप्रेशन शो करता है, जब आप देखो आपका जीन कब एक्सप्रेशन शो करेगा? जब वो फाइनली ट्रांसलेशन वाले प्रोसीजर पे आ चुका है, जब वो फाइनली ट्रांसलेशन वाले प्रोसीजर पर आ चुका है। किस तरीके से ट्रांसलेशन पे आया? देखो, अगर आपको जीन के फ्लो को रेगुलेट करना है तो आप बहुत तरीकों से जीन के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हो। एक्चुअली ये जो जीन का प्रोटीन एक्सप्रेशन है, ले देखिए, जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन का बनाना, अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करना। तो एक्चुअली इंडिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है कि आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो। जीन कब एक्सप्रेस करता है? एमआरएनए बनता है, एमआरएनए ट्रांसफर होता है और फाइनली उससे प्रोटीन बन जाता है। तो आपके जो जीन के रेगुलेशन के स्टेप्स हैं वो 4 जगह हो सकते हैं। सबसे पहले
जब वो इमैच्योर HNRNA में था, आप उसे mRNA में कन्वर्ट ही नहीं होने दो, इमैच्योर HNRNA। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ट्रांसक्रिप्शन में इंटरप्ट करके। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फाइनली ट्रांसलेशन, जब एक्चुअली जीन वाया mRNA, वाया प्रोटीन्स या वाया अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाकर अपना जीन एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको शायद कुछ समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बात करते हैं। देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लैक ऑपरॉन मॉडल को कंसिडर करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है। देखो, हमारी बॉडी क्या है, डीएनए की बनी हुई है। डीएनए मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा को कंसिडर करता है कि भाई डीएनए के ऊपर अगर एक और डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए के ऊपर अगर एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए जब प्रोटीन बनाएगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये हर स्टेप में आप अपने जीन को रेगुलेट कर सकते हो, अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब मेनली देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लैक ऑपरॉन मॉडल का मतलब क्या होता है। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लैक्टोज। लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप जीन एक्सप्रेशन को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अगर आप कंसीडर करना चाहते हो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से आप जीन्स को रेगुलेट कर सकते हो वो क्या है, बहुत सिंपलर है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्या है इसमें, सिंपलर है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इल डिफाइंड न्यूक्लियोइड होता है, नो न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस के कारण इसको प्रो प्रिमिटिव और कैरियो न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सिंपलर, कॉम्प्लेक्स, नो न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ही पे स्टोर्ड है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन की बात ही एमआरएनए के फॉर्मेशन से होती है। अगर एमआरएनए नहीं बनता तो बात ही नहीं होती जीन के एक्सप्रेशन की। एमआरएनए नहीं बनता तो जेनेटिक कोड नहीं आता, जेनेटिक कोड नहीं आता तो ट्रिपलेट्स क्रिएट नहीं होते, ट्रिपलेट्स क्रिएट नहीं होते तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नहीं होता, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नहीं होता तो प्रोटीन नहीं बनते। तो यहां पर मोनोसिस्ट्रोनिक है। मेनली हम लोग लैक ऑपरॉन मॉडल प्रोकैरियोटिक में यू ई कोलाई पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर मॉडल प्रपोज किया गया तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, तो किसी सब्जेक्ट को लिया होगा, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। लैक ऑपरॉन मॉडल, लैक ऑपरॉन मॉडल क्या होता है, देखो लैक ऑपरॉन मॉडल एक्चुअली प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट जैकब एंड मोनोड एंड मोनोड। ये ऐसा कहते थे कि अगर आपको किसी जीन को रेगुलेट करना है तो आपके पास दो तरीकों से आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, या तो इंड्यूसिंग तरीके से कर सकते हो, इंड्यूस करके, या फिर
रिप्रेसर तरीके से कर सकते हो, या तो इंड्यूसर तरीके से कर सकते हो, इंड्यूसिंग जीन से कर सकते हो, या रिप्रेसर जीन से कर सकते हो। यहाँ पर जीन की स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन की बात की गई है। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर आपका बल्ब बंद है, ऑलरेडी बंद है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे इंड्यूस करना पड़ेगा ऑन करने के लिए। बात समझ में आई? और अगर वो ऑन है तो आपको रिप्रेस करना पड़ेगा उसे बंद करने के लिए। तो इंड्यूस उन चीज़ों को किया जाता है जो ऑलरेडी बंद होते हैं, और रिप्रेस उन्हें किया जाता है जो ऑलरेडी ऑन रहते हैं। तो लैक ऑपरेंट मॉडल एक्चुअली डील्स विथ, ये लिखा नहीं हुआ है, मैं लिखा रही हूँ, डील्स विथ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द जीन एंड देयर बाय रेगुलेटिंग इट। ठीक है, तो डील्स विथ switching on and off the gene, thereby regulating it, thereby regulating it। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? शुड आई रब दिस? शुड आई रब दिस? अब देखो, लैक ऑपेरॉन एक्चुअली किस टर्म से आया है? लैक किस टर्म से आया है? लैक लैक्टोज टर्म से आया है, जिसके बारे में हम ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो आपका लैक ऑपेरॉन मॉडल है वो एक तरीके से अगर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ तरीके से बात कर रहा है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है इंड्यूसिंग मॉडल, लैक ऑपेरॉन का इंड्यूसिंग मॉडल, और दूसरा है लैक ऑपेरॉन का रिप्रेसिंग मॉडल। इंड्यूसिंग मतलब इंड्यूस करना कि करो, रिप्रेसिंग मतलब पीछे आ जाओ। तो इंड्यूसिंग में क्या है कि ऑलरेडी चीज क्या है, ऑफ है, ऑलरेडी ऑफ, तो आप क्या कर रहे हो, इंड्यूस करके उसे ऑन कर रहे हो, इंड्यूस करके क्या कर रहे हो, उससे ऑन कर रहे हो। और रिप्रेसिंग मॉडल में क्या है कि ऑलरेडी चीज ऑन है, आप रिप्रेस करके ऑफ कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो किस तरीके से लैक्टोज का कनेक्शन आपके ई कोलाई के साथ है, इसके बारे में कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, शुड आई रब दिस? अच्छा, वैसे आपको समझ में लैक ऑपेरॉन मतलब लैक्टोज का ऑपरेटिंग मॉडल हमारी बॉडी में, या अगर देखा जाए तो अगर ई कोलाई सब्जेक्ट उठाया है तो ई कोलाई की बॉडी में लैक्टोज का कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे ऑपरेटर होता है, कैसे वो ऑपरेट होता है, कहाँ पर कौन सा जीन ऑन होगा, कहाँ पर कौन सा जीन ऑफ होगा, इस पूरे मॉडल को लैक ऑपेरॉन मॉडल कहा गया। होप समझ में आ रहा है आपको। इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन भी बता दूंगी, 2 या 3 तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो अब एक तरीके से अगर आप इस मॉडल को कंसीडर करोगे तो यहां पर ये मॉडल इंड्यूस कर रहा है, एक तरीके से ये पॉजिटिव चीज दे रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव कर रहा है, और ये नेगेटिव। बात समझ में है आपको? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ऐसा कहा जाता है कि जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसका फेवरेट फूड है ग्लूकोज। ई कोलाई बैक्टीरिया का फेवरेट फूड क्या है, ग्लूकोज। अब सपोज करो भाई ग्लूकोज की शॉर्टेज हो गई है या फिर ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, तो ई कोलाई बैक्टीरिया मरेगा तो नहीं ना। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के पास अगर ग्लूकोज नहीं है तो वो लैक्टोज खा सकता है, वो लैक्टोज क्या कर सकता है, खा सकता है। और लैक्टोज देखो, ग्लूकोज क्या एक मोनोसैकेराइड है और लैक्टोज क्या एक डाइसैकेराइड है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो कहने का क्या मतलब होता है कि जो आपका ई कोलाई बैक्टीरिया है वो मेनली किस पे फीड करता है, वो मेनली ग्लूकोज पे फीड करता है। मेनली किस पे फीड करता है, ग्लूकोज पे फीड करता है।
ये लेक ऑपरॉन मॉडल का इनिशियल पॉइंट बता रही हूँ। लेकिन इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, सपोज करो ग्लूकोज अवेलेबल ही नहीं है, ग्लूकोज अगर अवेलेबल नहीं रहा तो ई कोलाई किस पे फीड करेगा? आपके लैक्टोज पे। तो लैक जो वर्ड आया है वो लैक्टोज से आया है, मतलब लैक ऑपेरॉन मॉडल एक्चुअली ई कोलाई प्रोकैरियोट्स के अंदर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म बताते हैं जीन की स्विचिंग ऑफिंग और जीन की स्विचिंग ऑन करने पर। कैसे स्विच ऑफ स्विच ऑन होगा ये आगे देखेंगे। ई कोलाई किस पे बैठा है? लैक्टोज पे। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज किसका बना हुआ है? लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो कहने का क्या मतलब है कि टू स्टडी द मेटाबॉलिज्म, या इस तरीके से लिखो, फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म for lactose metabolism, lac operon model is responsible. Lac operon model is responsible. कहने का क्या मतलब है कि ई कोलाई का फेवरेट फूड क्या है? ग्लूकोज, which is actually a monosaccharide. लेकिन मान लो अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो ई कोलाई लैक्टोज पर भी फीड कर सकता है। बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड नहीं है बट इट कैन फॉर इट्स सर्वाइवल। ये क्या है? एक डाइसैकेराइड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हम लोग किसी लैक ऑपेरॉन मॉडल से देखते हैं, भाई मेनली क्या है, लैक्टोज के ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है, जो मॉडल है, उसे लैक ऑपेरॉन मॉडल कहा गया है, जो कि जैकब और मोनोड साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर किसी भी चीज़ का भाई देखो लैक्टोज के लिए मॉडल दे दिया, तो अगर किसी भी चीज़ का रेगुलेशन ऑपरेशन होता है तो उसमें एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। उसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी 3 तरीके के एंजाइम्स हैं। वैसे ये आपकी बुक में इतना कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, अगर आप रेफरेंस बुक में से देखेंगे, या अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेस रेगुलेटेड बाय जेड जीन। भाई कोई भी अगर एंजाइम जो कि एक्चुअली प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का होता है, अगर वो आएगा तो उसके पीछे ना, उसके आगे ना पीछे तो कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो बीटा गैलेक्टोसिडेस जो कि एक्चुअली ग्लूकोज को आपके कन्वर्ट करेगा, जो भी है आपका मतलब ये कन्वर्जन कराएगा कि भाई जैसे अगर आपको लैक्टोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ये एंजाइम करवाएगा। उसके बाद आता है लैक परमिएस। लैक परमिएस मतलब जनरली जो ई कोलाई का जो मेम्ब्रेन है वो तो सिर्फ ग्लूकोज के लिए परमिएबल है, लेकिन अब ग्लूकोज नहीं है और आपके ई कोलाई को सर्वाइव करना है तो फिर लैक्टोज को भी अंदर आना देना पड़ेगा। तो लैक परमिएस इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ ई कोलाई टुवर्ड्स द लैक्टोज। इट इज रेगुलेटेड बाय वाई जीन। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी होते हैं जैसे ट्रांस एसिटाइल सिंथेटेस। तो ऐसे ये इस एंजाइम के बारे में इतना कोई ज़्यादा नोन नहीं है, पर ये भी इन कन्वर्जन्स में हेल्प बाय, जैसे अगर आपके लैक्टोज को कन्वर्ट होना है ग्लूकोज गैलेक्टोज में, या अगेन गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, तो ट्रांस एसिटाइल सिंथेटेस इसमें क्या करेगा, आपकी मदद करेगा, जो कि ए जीन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स? देखो इसमें क्या है कि टू रेगुलेट और कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, टू रेगुलेट और कंट्रोल दी मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज,
we require catalyzing agent and that are enzymes. Catalyst, that is enzymes. कौन से एंजाइम? जैसे एंजाइम आता है बीटा गैलेक्टोजिडेज, ठीक है. फिर आएगा आपका लैक परमिएस, फिर आएगा ट्रांस एसिटाइल सिंथेटेस, regulated by Z, Y and A gene. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुड आई रब दिस. अब बीटा गैलेक्टोजिडेज, इसके फंक्शंस लिखते हैं हम लोग. बीटा गैलेक्टोजिडेज क्या करता है? अलाउ द कन्वर्जन ऑफ lactose into glucose plus galactose. ठीक है. लैक परमिएस इंक्रीजेस द परमेबिलिटी टुवर्ड्स लैक्टोज. परमेबिलिटी टुवर्ड्स लैक्टोज. ठीक है स्टूडेंट्स. और ट्रांस एसिटाइल सिंथेटेज, ये क्यों है? कन्वर्जन ऑफ गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज. अब देखो, अब आप क्या करो, मोटी मोटी बात समझो. मैंने कहा कि अगर कोई बल्ब लाइट दे रहा है तो उसके पास लाइट का एक्सप्रेशन है. अब आप उसको बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हो. और अगर दो तरीके से कंट्रोलिंग बताऊं कि इंड्यूसिंग और रिप्रेसिंग, तो इंड्यूसिंग में क्या है कि स्विच्ड ऑफ है, आपने इंड्यूस करके स्विच ऑन कर दिया. और रिप्रेसर में क्या है कि स्विच ऑफ है, आपने ऑन है और आपने उसको ऑफ कर दिया. मतलब वहां पर तो पॉजिटिविटी भी गई, यहाँ आप नेगेटिव पर आ गए. ले देखिए, जब भी आपका बैक्टीरिया ग्लूकोज या फिर लैक्टोज को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए भी वी हैव समथिंग. बट हेयर द पॉइंट इज दैट कि जब वो ग्लूकोज को अंदर ले रहा है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन जब ग्लूकोज नहीं है और वो लैक्टोज को अंदर ले रहा है तो क्या होगा, उस पर हम लोगों को एक्चुअल बात करनी. हो सकता है कि आपको अभी शायद थोड़ी आधी अधूरी बातें समझ में आ रही हो इसके बारे में. तो पूरी बात ये है कि देखो, जब नॉर्मल कंडीशंस में चीज़ें चलती हैं, तो एक्चुअली वी डिडंट केयर फॉर एनी स्विचिंग ऑन एंड ऑफिंग ऑफ द जीन. पर जब कोई स्पेशल कंडीशंस हमारी बॉडी में आती है, कुछ अलग से चीज़ आती है, या वो नॉर्मल से हटके थोड़ी अलग है, फॉरेन है, तो जीन को डिसाइड करना पड़ता है कि मैं पहले कौन सी पोजीशन पे था और अब किस में आऊँ. अगर मैं पहले ऑफ था तो अब मैं ऑन आऊँगा, और अगर मैं ऑलरेडी ऑन हूँ तो मैं ऑफ हो जाऊँगा. इतनी बात आप लोगों को समझ में आई. तो कहने का ये मतलब है कि जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में एंट्री लेता है, ग्लूकोज जब नॉर्मल कंडीशंस में आपकी बॉडी में एंट्री लेता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो होना चाहिए. भाई अगर ग्लूकोज अगर ई कोलाई की बॉडी में एंट्री लेता है तो वो नॉर्मली उसको डाइजेस्ट भी करेगी. तो वॉट एवर द स्कीम इज रिटन फॉर डाइजेस्टिंग द ग्लूकोज इज एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड बाय सम काइंड ऑफ जीन्स. ठीक है. जो भी चीजें ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए हैं, वही की वही आपकी डीएनए पे लिखी हुई हैं, जीन पे लिखी हुई और रेगुलेशन होगा. पर बात ये आती है कि जब ग्लूकोज नहीं है एंड यू आर टेकिंग सम अदर काइंड ऑफ फूड स्टफ, आप लैक्टोज ले रहे हो. जब आप लैक्टोज ले रहे हो तो क्या करोगे आप?
अगर आप लैक्टोज लोगे तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। अब वो क्या होंगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो लैक ऑपेरॉन मॉडल के बारे में ऐसे तो थोड़ा सा बाकी है, पर आपको क्या है दोनों के बीच में साइमल्टेनियसली डिफरेंस बताना पड़ेगा कि व्हेन देयर इज अ नॉर्मल कंडीशन दिस इज हैपेंड, व्हेन देयर इज लैक्टोज और स्पेसिफिक कंडीशन दिस इज हैपेंड। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लैक ऑपेरॉन मॉडल का पूरा जो बात है वो खत्म करेंगे, और अगर उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं तो पूरी ओवरऑल एक व्यू ले लेंगे। देन वी हैव ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पूरी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म कर ही लेंगे। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।